अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब ठीक हैं? अच्छा, आज एक बुक का रिव्यू करने लगे हैं। मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि जो मैं बुक आज के बाद पढ़ूँगा ना, उसका रिव्यू मैं रिव्यू देता रहूँगा। चलें आपको भी पता हो कि हो क्या रहा है, मतलब कुछ ऐसी बहुत अच्छी बुक्स हैं जो आप नहीं पढ़ पाते क्योंकि टाइम की वजह से भी, और बुक एक्सपेंस काफ़ी हो गए हैं बुक्स के। आपको 1000 से ऊपर एक किताब मिलती है। तो आप अपनी मर्ज़ी की पसंदीदा बुक बताइएगा कि किस बुक का रिव्यू करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा उसी बुक का रिव्यू किया करूँगा, ठीक है? आपके मुताबिक ही चलेंगे। तो अभी मैं जो किताब पढ़ रहा था ये बड़ी मज़े की थी, स्टीफ़न हॉकिंग की है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये इसकी काफ़ी तारीफ़ें मैंने सुनी है। मैंने कहा चलें इसको पढ़ ही लेते हैं और इसका रिव्यू भी कर लेते हैं। मैंने ये आखिरी चैप्टर तक पहुँचा हुआ हूँ। मैं अभी फर्स्ट चैप्टर का रिव्यू करने लगा हूँ। ठीक हो गया? काफ़ी मज़े की बुक है, आप देखेंगे। ठीक हो गया। इसका चैप्टर 1 है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। पहले हम इस नोट से थोड़ा बहुत देख लेते हैं और उसके बाद बाकी हम चलेंगे फिर उधर बुक पे चलेंगे। उधर से मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं जो इधर नहीं लिखी होंगी। भाई बात होती है 340 बीसी की। एक फ़िलासफ़र हैं अरिस्टोटल। भाई अरिस्टोटल आप साइड नोट ले लें। अरिस्टोटल ऐसे फ़िलासफ़र हैं जिन्होंने हर जगह टांग अड़ाई है। ठीक है, जिसने भी कोई काम किया है ना, उसने कहा कि अरिस्टोटल का ये काम था, उसके ख़िलाफ़ मैं कर रहा हूँ या उसको आगे लेके मैं चल रहा हूँ। चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो हो लिटरेचर हो, चाहे वो वो हो साइंस की कोई भी ब्रांच हो जाए। ठीक है, साइंस की कोई भी ब्रांच हो जाए, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि अरिस्टोटल या प्लेटो ने उस पे ना लिखा हो। ठीक है, 340 बीसी के बाद जिसने भी काम किया है उसने यही कहा है कि ना मैं अरिस्टोटल के या प्लेटो के ये काम को, ठीक है, सामने लेके आगे कर रहा हूँ या इसके अगेंस्ट ये लेके आ रहा हूँ। ठीक है, 340 बीसी में ये था कि ये जो ज़मीन है ना, राउंड स्फेयर नॉट अ फ्लैट प्लेट। हमें ये है ना कि अभी भी अब तो अब कंफर्म हो चुका है, ठीक है, कि ज़मीन कैसी है, राउंड है, स्फेयर है या नॉट फ्लैट है। तो ये 340 बीसी में अरिस्टोटल ने कहा था और उसने दो आर्गूमेंट्स दिए थे। उसने कहा था इक्लिप्सिस ऑफ मून काज अर्थ बिटवीन सन एंड मून। वो कहते हैं ये आपको चांद गिरहन आपने देखा होगा कि चांद गिरहन का मतलब है कि चांद का सब्ज़ हो जाना, और वो होना रेड हो जाना, सॉरी सब्ज़ नहीं रेड हो जाना। तो इसका मसला ये है कि चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान है, इसी वजह से ये चांद ग्रहण लग जाता है। ठीक हो गया। अब अब जो चांद ग्रहण लगता है ना, वो जो राउंड शेप होता है, अगर किसी डिस्क का साया किसी भी दूसरी जगह पे पड़े ना, तो उस डिस्क की शेप ही उधर नज़र आएगी कि वो किस है। अब चांद पे जो चांद ग्रहण लगता है, इक्लिप्स लगता है, ठीक है, तो वो राउंड शेप होता है। अब वो कहते हैं, अब वो इसकी दूसरा आर्गुमेंट इस तरह देता है कि अगर अब नॉर्थ स्फीयर पे नॉर्थ स्टार को देखना है, अब नॉर्थ स्टार एक नॉर्थ है एक साउथ पोल, अब इसका नॉर्थ स्टार को आपने देखना है। अगर आप उसको देखेंगे, आप उसको साउथ में जाके देखेंगे तो आपको बहुत छोटा लगेगा और नीचे लगेगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर वो फ्लैट प्लेट होगी तो उसका तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं, आप फ्लैट प्लेट पे जहाँ भी रखेंगे ना, तो आपको वो उसका साइज़ उसका कोई शेप नहीं होगा। जब आप राउंड रखेंगे ना, तो उसकी शेप में फ़र्क आएगा आपको। ठीक हो गया। तो वो इसका आर्गूमेंट ये देता है। ठीक है। अब अगर आप इसको इजिप्ट में देख लें, इजिप्ट में चले जाएं, तो आपको देखेंगे कि उस चीज़ का साया ना आपको सीधा हॉरिजन पे पड़ेगा। आपको बिल्कुल जैसे कि अगर आप इजिप्ट में चले जाएं तो आपको दरख्तों का जो साया पड़ेगा उनके ना, उनके तने तक होता है। ठीक हो गया। तो जो मतलब ये कहना हो कि ना इक्वेटर जहाँ ज़मीन का सेंटर है, कोर है ना, उस जगह पे देखें ना तो उन दरख्तों का साया तक, इसका मतलब है कि ज़मीन हमारी कहाँ है, राउंड है। वो अभी आगे जाके कन्फर्म हो जाएगा आपको। 8 चैप्टर तक आपको कन्फर्म हर चीज़ का पता चलेगा। पहले चैप्टर में हर चीज़ मैं ना बताऊँ तो अच्छा है। फिर एक और फिलोसफर हैं प्लेटो, जिसने अपने नाम से एक थ्योरी दी जिसको पटोलमेस कहते हैं। पटोलमेस थ्योरी या मॉडल कहते हैं, वाज डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट, अच्छा, हेवनली बॉडीज़ इन स्काई।
वो क्या ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि ये जो डिवाइन बॉडीज़ हैं, जैसे कि खुदा हो गया, फरिश्ते हो गए, या जो परियां हो गई, ठीक है, जो मतलब जो उस वक्त थे कि जिस तरह खुदा डिफरेंट खुदा होते थे, तो उनका उनकी उनकी भी स्काई पे उनकी जगह कहाँ पे है, तो ये पटोलमी मॉडल उस वक्त दिया गया था। ये 1514 पॉलिश प्राइस्ट, मतलब ये जो प्रीस्ट होता है, जो अक्सर ये चर्च में वगैरह में या इस तरह की दुआएं मांगने वाले होते हैं वो। अच्छा, प्रीस्ट ये निकोलस कॉपरनिकस, इसको कॉपरनिकस भी कहते हैं, ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस गिव एन आइडिया सन वाज स्टेशनरी एट द सेंटर। अच्छा, प्लैनेट्स, अच्छा अच्छा मूव, एक मिनट, अच्छा मैं अगर ये कहूँ कि वो कहते हैं कि सन हमेशा सेंटर में रहेगा, और जो बाकी जो ज़मीन है और उसके अलावा और प्लैनेट्स हैं वो उसके अराउंड घूम रहे हैं। ये 1514वीं सदी का वाक़या है, मतलब मैं ये कहूँ कि ये 15वीं सदी का, मतलब अर्ली 16 सदी का है। उससे पहले जो जो थे ना, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो थी ना, नहीं सॉरी, इसमें उससे पहले जो कंसेप्ट था ना वो ये था कि सॉरी, बाइबल का तो बहुत दूर का तकल्लुक है, ठीक है। अब इसका ये था कि ज़मीन बेसिकली सेंटर में है और बाकी तारे सियारे इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं या मूव ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। मगर कॉपरनिकस कहता है भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बल्कि सूर्य जी साकिन है जो एक जगह पे रुका हुआ है, और बाकी जो सितारे हैं वो इसके गिर्द क्या कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। दिस वाज डायरेक्ट चैलेंज टू चर्च। अब चर्च को परेशान, क्योंकि यह चर्च कैसे हैं ना कि ना रोमन अम्पायर, और इसी तरह मैं ये कहूँ कि वो भी कहते हैं, जॉन फ्रेडरिक नीशे भी कहते हैं कि रोमन होली एम्पायर इज़ बेसिकली नॉट अ होली रोमन एम्पायर, ठीक है, कि इसमें कोई होली वाला कोई ताल्लुक नहीं था कि कोई पाक साफ जो। अच्छा चलें इसकी तरफ आ जाते हैं। ये चर्च को चैलेंज था, ठीक है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में आप देखें ना तो आपको अभी भी कुछ रेफरेंसेस मिल जाएंगे जिसमें ये कहा हुआ है कि जो सूरज है आपके पास वो ज़मीन जो है वो साकिन है, तो बाकी जो सियारे हैं उसके ऑर्बिट में क्या करें, मूव कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट चैलेंज था इसको, चर्च को। अगर आगे चलते हैं, आफ्टर सेंचुरी, अच्छा, कैपलर एंड गैलीलियो सपोर्टेड पब्लिकली कॉपरनिकन थ्योरी। अच्छा, एक इसके बाद कॉपरनिकस को भी इसके बाद जो कुछ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ये दावा किया था, तो चर्च ने उनको जलाया था, ठीक है, चर्च ने उनको जलाया था कि ये बेसिकली ये शैतान के बच्चे हैं, ये चर्च को मतलब ये खुदा के ख़िलाफ़ हैं, ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये शैतान है, तो वो शैतान थे, तो उनको इस बेस पे उनको जला दिया जाता था। गलीलियो को काफ़ी पहले पता चल गया था ये, ठीक है, कि ये जो सूरज है बेसिकली ये साकिन है, और मगर ये छुपा हुआ था, ये नहीं बता रहा था, क्योंकि इसने जो टेलीस्कोप थी ये काफ़ी टाइम पहले दरियाफ़त कर ली थी और इसको इस चीज़ का पता था, मगर ये अपने जैसे कि ना मरने तक का इंतज़ार कर रहे थे। अगर हाँ एक दफ़ा इसने ये आइडिया पब्लिश भी कर दिया कि लोगों को बता दिया, तो फिर चर्च वालों ने इसको पकड़ के ले गए, तो फिर इसकी जो ज्यूरी थी चर्च की उसने इसे सॉरी करवाई, कहते हैं कि आप सॉरी करें कि आप गलत हैं। और उसने चर्च पे उस वक्त, क्योंकि वो कहते हैं कि ना हम आप इसकी बेटी भी थी, इसका बेटा भी था, टेलिस्को का नाम उनका नाम था, ठीक है, तो कहीं हम उनको जला देंगे, तो ये डर की वजह से इसने कह दिया कि जी भाई चर्च जो है वो सही कहता है, ज़मीन साकिन है, सेंटर में है और साकिन भी है। तो ये जब दरवाजे पे पहुंचता है और ये एक इसकी मतलब जो लिखने वाले हैं उनकी मैं कोट करने लगा हूँ, ये कहता है कि वी नो, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो सूरज है वो सेंटर में है और ज़मीन इसके इर्द गिर्द घूमती है। और एक मशहूर इकरार है, लेट इट बी मूव एंड मूव, और इसको ये कहता है कि आप घूमो ज़मीन पे, या पाँव मार कहता है कि अब आप घूमो क्योंकि आपने तो घूम ही रही हो, ठीक है। तो मगर ये फ़िक्रा उसी वक्त ये कह के आता है
फिर इसकी चार्च इसकी जान बख्श देता है। मगर देखें आप अरूज देखें कि सालों बाद, कई सौ साल बाद जब ये तय हो जाता है कि जब चर्च का डाउनफॉल होता है, तो फिर ये इस चर्च इसे सॉरी करता है गलीलियो से, और वो अपने अल्फाज जो जूरी थी वो अपने लेती है, और इसका अभी भी स्टैचू आपको नज़र आएगा यूरोप के किसी शहर में, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट को नहीं पता, बट ये आपको कहीं नज़र आएगा, ठीक हो गया। तो ये कोपरनिकन थ्योरी को आगे लेके चलता है, केपलर था और गलीलियो था, ठीक है। मैं अगर ये कहूँ ना कि साइंस का बानी जो है ना, साइंस का बानी, फिज़िक्स का बानी अगर मैं कहूँ तो वो गलीलियो ही होगा, वो गलीलियो, क्योंकि ये वो पहला बंदा है जिसने मतलब एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में, ठीक है, या फिज़िक्स की दुनिया में एक नई थ्योरी दी। कोपरनिकस थ्योरम, कोपरनिकस में बहुत से फ्लॉज थे, वो देख लेंगे हम आगे जाके, बट गलीलियो इस पर इंटैक्ट था और इसके पास सॉलिड आर्गूमेंट्स थे, क्योंकि इसने टेलीस्कोप के ज़रिए देख लिए था, ठीक है। आगे चलें, अब आगे इस बुक के पास यही कुछ रहते हैं। 1929 में अब आते हैं एडविन हबल। अब आप 15वीं सदी से 9वीं सदी में इसलिए आ गए कि अब आपको हबल टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, और हबल टेलीस्कोप आपको पता है कि वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, और कहाँ से कौन सी हमारी तो जो गैलेक्सीज हैं ये तो बहुत नज़दीक आ जाती है, बल्कि इससे पीछे। अब कहते हैं कि जो हबल टेलीस्कोप है, वेब टेलीस्कोप है, ठीक है, बेसिकली वो क्या करती है, वो उस जहाँ तक पहुँच रही है जहाँ से आपका बिग बैंग होता है। देखें, अगर आप ना देखें अगर दूर किसी गैलेक्सी से ना अगर आप जाके देखें ना उधर, तो वहाँ आप जितना आप दूर होते जाएंगे ज़मीन से ना, बेसिकली आप टाइम में रिवर्स होते जाएंगे, क्योंकि वो लाइट वो जो ज़मीन तक पहुँचेगी, ठीक है, वो जो जहाँ चली होगी, तो वो अगर मैं इस तरह कहूँ कि अगर आप इस गैलेक्सी से पीछे को बहुत दूर का मतलब आप ये कहें कि ट्रिलियन लाइट ईयर्स आप पीछे चले जाएं, तो आपको देखेंगे कि मिलियन लाइट ईयर आप पीछे चलेंगे तो आप देखेंगे तो अभी तक बिग बैंग हो रही थी, और उसके इधर डायनासोर घूम रहे होते हैं, ठीक है। जब आप बहुत पीछे चले जाते हैं कि तो लाइट तो वहाँ से ट्रैवल कर चुकी है। अभी मैं इस तरह एक सियारा है, प्लेटोनिया है, या उसका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में उसका नाम डाल दूंगा अगर मुझे याद आ गया तो। वो ये कहता है कि वो अभी 1930 में दरियाफ़त हुआ था, अब जबकि अब 2025 लग गए, मगर अभी तक उसने सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल नहीं किया, ठीक हो गया। मतलब काफ़ी दूर दूर से अभी जे हमारे में हमें तो सिर्फ 5 जो हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं हमें तो वही नज़र, उसके अलावा भी काफ़ी हैं जो हमें मतलब जैसे कि अल्फ़ा सेंचुरी आप देखें, ये सबसे करीब हमारे साथ है, तो हम इसको देख लें। और हम सोलर सिस्टम में और बहुत से हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ये हबल टेलीस्कोप और उसका हबल टेलीस्कोप ऑब्जर्व करती है डिस्टेंट गैलेक्सीज और मूविंग रैपिडली अवे फ्रॉम अस अर्लियर टाइम एंड वुड हैव बीन क्लोजर टुगेदर। ओए होए, मज़े की बात कर दी है। वो कहता है कि ये जो गैलेक्सीज हैं, ये जो तारे हैं, स्टार्स हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब देखो, मैं एक चीज़ तो आपको बता दूं, कोई कहते हैं ना कि अभी भी कोई कहता है कि बिग बैंग या कुछ नहीं हुआ, तो उसको इस तरह दें, आप 3 बॉल अपने हाथ में पकड़ लें और तीनों को एक साथ फेंकें, तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे के एक्सपेंड होती जाएंगी और दूर दूर होती जाएंगी। अगर आप उनको टाइम में रिवर्स करें ना, तो इसका मतलब वो कहीं से शुरू हुई है, तो इसका मतलब ये कहना अब ये कतन मुनासिब होगा कि जो तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये जो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बेसिकली ये कहीं से शुरू हुई हैं। अगर इनको टाइम में रिवर्स करें, तो वो जो रिवर्स करते हैं तो उसमें अब वो इसी वो में कहता है कि उस जहाँ से ये शुरू होती हैं, जहाँ का वॉल्यूम, जहाँ की डेंसिटी इन्फिनाइट थी। डेंसिटी कितनी थी? इन्फिनाइट थी, मगर वॉल्यूम ज़ीरो था उस जगह का, जहाँ से ये शुरू होती हैं। और उस जगह को जब वो जगह करता है तो उसको बिग बैंग कहते हैं, ठीक है। वो स्पेस टाइम कहते हैं कि स्पेस, देखें, वक्त पहले नहीं था, वक्त पहले नहीं था। कहते हैं कि बिग बैंग पहले वक्त था, मगर वक्त का कोई वैल्यू नहीं थी। अगर बिग बैंग ना होता तो शायद वक्त की कोई वैल्यू ना होती। आगे जाके पढ़ेंगे कि वो आपको एक मज़े का आपको एक वो सुनाऊंगा, इसकी एक स्टोरी लिखी हुई है स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बुक में ही, ठीक है, कि अगर बिग बैंग ना होता तो वक्त की वैल्यू क्या होती। चलें आगे चलते हैं। हबल ऑब्जर्वेशन दिस टाइम कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी।
ऑब्ज़र्व अगर वो कहता है कि हबल ऑब्ज़र्व करता है कि ये गैलेक्सीज़ जो दूर जा रही हैं, अगर इनको टाइम में रिवर्स करके आएंगे तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि ये बिग बैंग ही हुआ था। ही सेड बिगिनिंग ऑफ टाइम इज़ इम्पोज्ड आउटसाइड द बस अच्छा जी, ही सेड बिगिनिंग ऑफ टाइम इज़ इम्पोज आउटसाइड। अच्छा, अब वो कहता है कि ये जो टाइम का बिगिनिंग है, जो टाइम की शुरुआत है, बेसिकली ये यूनिवर्स से बाहर थी। ये तो देखो, जब कुछ था ही नहीं तो टाइम क्या था? टाइम होता भी तो क्या करता भाई? तो होता भी तो क्या करता? अगर बिग बैंग ना हो तो टाइम की क्या वैल्यू होनी थी? आफ्टर दिस यूनिवर्स डिस्क्राइब बाय टू बेसिक पार्शियल थ्योरीज। इस यूनिवर्स को दो थ्योरीज एक्सप्लेन करते। कौन कौन सी? द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड लॉर स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। भाई कमाल 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 की थ्योरी है भाई, आप देखेंगे इसको आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में इसकी डेरिवेशन भी करेंगे। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी को देखती है, ये जो ग्रेविटी है, ठीक है, और उसके अलावा लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, और यूनिवर्स का लार्ज मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। वो चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, वो चीज़ें जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे कि हीट को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तो इसको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी स्टडी कर सकते हैं। जी, वो हमें हमारी आँख से नज़र नहीं आती, हम उनको ऑब्ज़र्व भी नहीं कर सकते, तो उनको माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वर कहते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक डिस्क्राइब एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल। अब दुनिया आती है भाई, क्वांटम मैकेनिक्स के बाद दुनिया चेंज हो जाती है। क्वांटम हर चीज़ तब्दील कर देता है। जो आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं एटम की, जब आप एटम के क्वांटम लेवल पे चले जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं, आप प्रोटॉन्स पे, न्यूट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे, बोसॉन्स पे, क्वार्क्स पे चले जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि भाई इधर तो दुनिया ही अलग है। हर चीज़ उसकी रिएक्टिविटी में फ़र्क आ जाता है, उस एलिमेंट के, उस एटम की। जब हम उसको स्मॉल स्केल पे देखते हैं तो उसकी केमिकल पोजीशंस चेंज हो जाती हैं। तो भाई अब अगर हम आगे डिस्कस करेंगे तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था इसका। अब हम उसको बुक से करते हैं कि बुक से मैंने बहुत सी चीज़ें मिस ना की हों। ठीक हो गया? तो भाई इधर से ये है पहला चैप्टर है, ओवर पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स। अच्छा, बर्नार्ड रसल्स, हाँ देखिए, सन एंड हाउ सन इज़। अब इसको इस तरह के, अ वेल नोन साइंटिस्ट बर्नार्ड रसल्स once gave a public lecture on astronomy. He described how the earth orbit around the sun and how the sun is turning orbit around the center of the vast collection of stars called our galaxy. At the end of lecture, अच्छा वो कहते हैं कि देखें, अगर आपको समझ आ ही गई होगी कि वो कहते हैं कि कैसे सन सेंटर में है और कैसे स्टार इसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ठीक है, जिसको हम अपनी गैलेक्सी कहते हैं। अनलिमिटेड गैलेक्सी वही कहते हैं जिनमें डिफरेंट ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ कहते हैं कि ना स्टार्स हों, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ स्टार कह सकते हैं इसको। तो उसके बाद एक लेडी उठती हैं और वो कहती हैं कि एवरीथिंग यू सेड इज़ टोटली रबिश, ठीक है। वो कहती है कि आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो दिस इज़ टोटली रबिश, इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। तो द वर्ल्ड इज़ रियली अ फ्लैट प्लेट स्पॉटेड ऑन द बैक ऑफ द जायंट टॉर्टोइस। वो कहती है भाई ये जो दुनिया नज़र आ रही है, ये एक फ्लैट प्लेट की तरह है, जो एक जाइंट, एक बड़े से टॉर्टोइस, मतलब कछुआ टाइप नहीं होता, वो कछुआ होता है, वही होता है, उसी पे है। तो वो मुझे अब फिर उसको जवाब हंसते हुए कहता है कि चले आप मुझे ये बता दें, ये जो आपका टॉर्टोइस है बेसिकली ये किस पे स्टैंड कर रहा है, ये कैसे खड़ा है, भाई हमें ये बता दें। फिर उसके बाद वो उसको ये कहती है कि बट इट्स टटर ऑल द वे डाउन, और उसको कहती है कि यू आर अ वेरी क्लेवर यंग मैन, तुम बड़े ही चालाक किस्म के बंदे हो भाई, और सेड दैट ओल्ड लेडी बट टटर ऑल द वे डाउन। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस इमर्ज होते हैं कि व्हाट हैपेंड बिफोर देन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टाइम, विल इट एवर कम टू एन एंड, can we go back in time, recent breakthrough in physics made possible in part by fantastic new technologies which suggest answer in some of the obvious to us as Earth orbiting around the sun, or perhaps as the ridiculous to a tower. अच्छा, ओके, अब वो कहते हैं कि इन क्वेश्चन के आंसर कहाँ से मिलेंगे, कि
टाइम क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ एंड होगा, ये यूनिवर्स कहाँ से शुरू होती कहाँ से एंड होती है, इसी के आंसर इस बुक में। सारी किताब इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन करती है कि हम कहाँ हैं, ये अर्थ क्या है, ये टाइम क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ थे। भैया आपको मज़ा आएगा। ठीक हो गया भाई। न्यूटन पे चलते हैं भाई। अरिस्टोटल के बाद, कोपरनिकस के बाद, केपलर, गलीलियो के बाद भाई आते हैं हमारे शहजादे न्यूटन। न्यूटन ने तो आग ही लगा दी। उसने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दे के उसने कह दिया कि जो जो जब आप, वो कहते हैं कि द स्टार्स शुड अट्रैक्ट ईच अदर सो इट सीम दे कैन नॉट रिमेन एसेंशियली मोशनलेस। वो कहते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि स्टार एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो नॉट, कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो हमेशा मोशन में रहें, वो मोशनलेस भी हो सकते हैं। आगे जाकर इस पर डिटेल में बात करेंगे। वुड दे नॉट फॉल टुगेदर एट सम पॉइंट। हाँ भाई, अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये एक दूसरे के क्यों करीब नहीं आते, एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे क्यों नहीं जाते। जैसे कि सूरज ज़मीन को खींच रहा है भाई, ज़मीन सूरज के पास क्यों नहीं चली जाती अगर वो उससे इतनी ही प्यारी है। और इसी तरह बाकी भी तारे, सियारे, मरकरी, मार्स जो भी हैं एक्सेट्रा, वो क्यों नहीं पास चले जाते भाई। इसका आंसर सादा सा है। अब अगर मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँ, अगर आपके पास एक वॉल्यूम है और उसमें इन्फिनाइट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी चीज़ की, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो भाई आपकी वो चीज़ स्टेबल रहेगी, क्योंकि उसको बैक में उसको हर तरह से फोर्स मिल रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिहाजा वो स्टेबल ही रहेगा। तो इसका मतलब है इन्फिनाइट किस्म के स्टार्स हैं उस वॉल्यूम में, तो बेसिकली वो इसलिए नहीं जाते। ठीक होगा, वो एक जगह पे जाके नहीं करते क्योंकि उनको हर तरफ से फोर्स पकड़ रही है, उनको अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, अब वुड दे नॉट फेल टुगेदर इन द लेटर 1690 रिचर्ड बेंटले, another leading thinker of the day, Newton argued this would be indeed happen if there were only a finite number of stars distributed। अगर हमें पता हो कि इतने नंबर स्टार्स हैं, फिनाइट का मतलब है कि हमें मालूम होना, जिन डिजिट्स का नंबर हमें पता हो। इनफिनाइट का मतलब होता है कि जिनका हमें आने वाले। इनफिनाइट वो नहीं हो सकता कि वो बहुत दूर होना किसी, इसका मतलब ये होता है कि इसका अगला जो पॉइंट उसका हमें जब नॉलेज ना हो तो उसको हमारे लिए इनफिनाइट होता है। देखिए, फिनाइट तो कोई भी चीज़ इनफिनाइट बन सकती है, मतलब उसका अगला पॉइंट, जैसे कि ना, अगर दरवाजे के बाहर क्या है तो ये इनफिनाइट है, कमरे में बैठा हूँ इनके बाहर क्या है, इनफिनाइट है मेरे लिए। अच्छा, मैं कमरे जा, ठीक हो गया। तो हम थोड़ा साइड नोट ले लेते हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं कोशिश करूँगा वीडियो को कंसाइज करता हूँ बस। ठीक हो गया। और उसके बाद वो कहता है कि जब इन्फिनाइट नंबर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। आगे चलते हैं। According number of early cosmologies and Jewish, Christian, Muslim tradition, the universe started a finite or not a very distant time is the past। अब अच्छा, ओके, इसका बाद है मजाक का बना। अच्छा, स्ट्रेट अगस्ताइन कहता है अपनी बुक सिटी ऑफ गॉड में, कहता है ही पॉइंटेड आउट दैट सिविलाइजेशन इज progressing and we remember who performed this deed or developed that technique. This man has also proved universe could not have been around all along. That Augustus accepted a date of 5000 BC for the creation of the universe according to the book of Genesis। भाई सेठ अगस्ताइन कहते हैं, ठीक है, कि ये जो आपकी ज़मीन है, यूनिवर्स है, ये 5000 BC पुरानी है। तो और उसके अलावा वो कहते हैं कि ये एक ऐसे पॉसिबल होता है कि एक इंसान जब बनाने वाला होता है, एक चेयर को देखते हैं तो मैक्सिमम तो उसके बनाने वाले का होता है, और ये ज़मीन कैसे एक ना बनाने वाले के पास आ चली गई है। ठीक है, क्रिएशन बिकॉज इट्स मेक्ड इनटू मच ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, दे बिलीव देयर फोर एंड देन ह्यूमन रेस एंड वर्ल्ड अराउंड इट एग्जिस्टेड एंड एग्जिस्ट फॉर एवर। वो कहता है ये तो ठीक है, क्लास और अदर एंड डो नॉट लाइक द आइडिया ऑफ क्रिएशन बिकॉज इट्स मेक्ड इनटू मच। अच्छा, उससे पहले कि ये ना, इस आइडिया पे बड़ी लोगों को घुटन फील होता था कि इस पे बात करने से बेसिकली ये ज़मीन ऐसे वजूद में नहीं है, इसमें डिवाइन इंटरवेंशंस है, जो कोई खुदाई ताकतें हैं जो इसको ज़मीन को बनाती हैं, और ये हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। ठीक है ना, हमेशा थी, ये हमेशा से थी। तो ये आइडिया बाद में फ्लॉप हो जाता है कि भाई ज़मीन पहले हमेशा थी और हमेशा ही रहेगी। तो ऐसा कोई सीन नहीं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो भाई अब आप चलते हैं
अच्छा, इसने सबसे अच्छा बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स, अगस्टाइन वो पहला बंदा था जिसने बताया व्हाट डिड गॉड बिफोर ही क्रिएटेड द यूनिवर्स। बहुत कमाल फ़िक्रा है भाई, सुने सुने। वो कहते हैं कि गॉड जो खुदा थे वो क्या करते थे यूनिवर्स को बनाने से पहले। अगस्तान रिप्लाई, उसने उसने इसको रिप्लाई नहीं कर, बस उसने यही कहा ही वाज प्रिपेयरिंग हेल फॉर द पीपल हु आस्क सच क्वेश्चन। वो कहते हैं कि भाई खुदा ताला इससे पहले ये कर रहे थे कि वो जहन्नम बना रहे थे जो इस तरह के लोगों से क्वेश्चन पूछते थे या इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके लिए खुदा ताला एक जहन्नम बना रहे थे। ठीक है, कमाल का फ़िक्र है भाई, नोट कर लें आप। ही वॉज प्रिपेयरिंग हेल्प फॉर द पीपल हु आस्क सच क्वेश्चन, इंडीड ही सेड टाइम वॉज अ प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्स एंड गॉड क्रिएटेड एंड द टाइम डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। बस अगर साइंस साहब कहते हैं कि भाई ये टाइम खुदा की खुद की क्रिएशन है, और अगर कायनात ना होती, यूनिवर्स ना रहती, तो इसका मतलब टाइम का कोई कंसेप्ट नहीं था। बट इन 19 हब्बल की बात दोबारा मैं हमारे डिस्कस कर रखे हैं। यूनिवर्स एक्सपेंडिंग इज़ टू बी बिगिनिंग यूनिवर्स एडिशन। बस इसको भी हम कोई ज़्यादा बात मैंने अक्सर बहुत ज़्यादा चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक हो गया। अब आते हैं जनरल रिलेटिव डिस्क्राइब द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। इस तरह मैंने आपको पहले ही बता बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम सर्च फॉर कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी। अब ये यूनिफाइड थ्योरी का मतलब ये होता है कि इस दुनिया में 4 किस्म की फोर्सेस हैं। एक है ग्रेविटी है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। ये चारों फोर्सों को जब आप जमा करते हैं ना तो ये जमा नहीं हो पाती। इस बुक में ये जो आपके स्टीफन हॉकिंग हैं, ये इस बुक में बेसिकली एक थ्योरी देंगे, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, इस पे एक बहुत मज़े की फिल्म है, आप फिल्म भी देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसमें कमाल की एक्टिंग करते हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आई थिंक उसका नाम है। इसमें ये यूनिफाइड थ्योरी देते हैं। The ideas in a population of reproduction mechanism that where be variation in genetic material and अच्छा ओके। अब ये मैं इसको इस तरह करना है कि उसके बाद है ना, जब ज़मीन बन गई थी ना, तो ज़मीन अपने आप को सेल्फ रिप्रोड्यूस किया, ज़मीन ने अपने आप को खुद ही अपने आप को बनाया। ठीक है, उसको कोई मतलब ये है कि जब एक दफ़ा बिग बैंग हो गया था तो सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया, मुझे लगता है बस इतनी है भाई, ये आपका आखिरी चैप्टर था। ठीक हो गया, अब इंशाल्लाह इसके बाद हम जाते हैं अगले चैप्टर पे, अगली वीडियो पे इंशाल्लाह। अगर आपको पसंद आई हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, सजेशंस दें कि सर आप इस तरह करें, तो मैं भाई उसी हिसाब से आपके साथ चलूँगा। ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।